हेलो स्टूडेंट्स, बीसी सेकेंड ईयर मैथ्स। हम लोग आज सिमुलटेनियस इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपका जो एक्सरसाइज चल रही थी, चैप्टर फिफ्थ था आपका, फिफ्थ ए, उसी से आगे चलते हैं। तो ये फिफ्थ बी का चैप्टर है, मतलब ठीक है, फिफ्थ बी पार्ट है। तो ये होता क्या है, पहले इसको आराम से समझ लेते हैं किस तरह से समीकरण बनती है। ठीक है, ये हमारे पास पहले जो था फिफ्थ ए, वो भी इसी तरह की इक्वेशन थी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाली थी। ऐसे बात नहीं है कि वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री नहीं थी, लेकिन यहाँ पर इसका जो तरीका है वो चेंज है तो सॉल्व करने का। ठीक है, पहले की वाली जो मेथड था है उससे ये शॉर्ट मेथड है आपका। ठीक है, तो ये मोर देन थ्री यानी तीन चरों के समीकरण के लिए अप्लाई हो सकता है, यानी कि एक्स वाई जेड पी क्यू आर। ठीक है, यानी कि या फिर कुछ और लगा सकते हो आप सिंबल्स में, उनके लिए प्रूफ हो सकता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो प्रथम कोटि, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के तीन चरों वाले युगपत समीकरण का व्यापक रूप। अगर हम इसको व्यापक रूप में लिखें तो ये तीन से भी ज्यादा कितने भी चरों वाले समीकरणों के लिए हल करने लायक बन सकती है इसका मेथड जो है। ठीक है, व्यापक रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो समीकरण है वो है P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, और ऐसे ही P2 dx प्लस Q2 dy प्लस R2 dz बराबर 0। ठीक है, ये दो समीकरण है हमारे पास जहां पर dx dy dz यानी कि x y z के फलन है p, ये सब। ठीक है, p1 pq और q1 q2 और r1 r2, ये सब जो क्या है x y z के फलन है। राइट, अब हम इसको वज्र गुणा करते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, dx आप यहां पे इसको छुपा लो, क्या होगा भाई, Q1 R2 माइनस Q2 R1 या R1 Q2। ठीक है, तो Q1 R2 माइनस Q2 R1। ऐसे ही यहाँ आएगा dy, तो ये छुप जाएगा P1 R2 माइनस R2 P1। ठीक है, तो यहाँ पे चिन्ह लगता है माइनस का, तो माइनस में से हम नीचे उल्टा कर देते हैं। पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं P2 R1। ठीक है, तो P2 R1 माइनस P1 R2, राइट, बराबर, और dz के लिए ये छुप जाएगा, तो P1 Q2 माइनस Q2 P2 Q1 P2। ठीक है, इसे नंबर 3 मान लो। मतलब क्या हुआ कि आपको इस तरह से dx अपॉन में कोई वैल्यू, dy अपॉन में कोई वैल्यू, dz अपॉन में कोई वैल्यू आपको मिलेगी। इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको समीकरण नंबर 3 जैसा। इसकी पहचान है ये, इस तरह के सवाल की यही पहचान है कि आपको जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में युगपत समीकरण मिलेंगे वो इस वाली फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 3 वाली फॉर्म में मिलेंगे। इसको हमें फिर सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसको हमें फिर सॉल्व करना होगा। हम इसे मान सकते हैं कि ये जो है आपके पास वो dx अपॉन p, dy अपॉन q और dz अपॉन r रूप का है, मान सकते हैं ना इसको। ठीक है, तो हमारे पास इसको हल करने के लिए हम क्या मान लेते हैं कि जो टर्म है हमारी वो u ऑफ एक्स वाई जेड बराबर C1 तथा v ऑफ एक्स वाई जेड
बराबर C2, ठीक है। u ऑफ एक्स वाई जेड बराबर C1 और v ऑफ एक्स वाई जेड बराबर C2 के लिए फॉर्म मिलती है। तो हम इसके अंदर इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या है कि कोई u मिला हमको, एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है, उसकी इक्वल टू C1, और एक v हमें वैल्यू मिली है, v का मतलब एक हल मिला है इसका, एक्स वाई जेड उसका फंक्शन है, और C2 बराबर में आ गया, राइट। इसका मतलब क्या है, u और v दो स्वतंत्र हल हैं, समाकल हैं। C1 C2 क्या है, स्वेच्छ अचर है, ठीक है। u और v क्या कहलाएंगे, यहाँ पर स्वतंत्र हल कहलाएंगे इसके, ठीक है। क्योंकि अब जैसे u अपॉन v या v अपॉन u केवल एक अचर न हो, तब ये इससे क्या कहलाएंगे, स्वतंत्र हल, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है कि u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि एक ही अचर है तीनों में, तो ये हल नहीं है, राइट। और या फिर v बराबर क्या है, 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर, तो ये भी क्या है, स्वतंत्र हल नहीं होंगे, क्योंकि ये एक ही चर हैं, इन सबके कोफिशिएंट जो है वो एक ही हैं, ठीक है, हल नहीं होंगे अगर इस तरह की फॉर्म बनती है तो। क्लियर। तो अब हम इसका जो मेथड है वो समझेंगे, और मेथड समझने के लिए आप यहाँ पे देखिए कि कैसा, वैसे तो 3 मेथड है इसके, लेकिन हम आपको भी एक मेथड समझाएंगे, उस पर बेस क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप dx अपॉन p, dy अपॉन q और dz अपॉन r को हल करने की विधियां, ठीक है। इसको हल करने की जो विधियां है हमारे पास, वो विधि क्या है, आपको मैं सबसे सिंपल चीज बताऊं तो हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि इनके कोफिशिएंट कुछ ले हम, ठीक है। यानी कि हम मान लो किसी समीकरण को, ठीक है, तो इस विधि में हम कुछ कोफिशिएंट या कुछ कहें तो हम अचरों को इसके साथ, यानी कि dx के साथ, dy के साथ, dz के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और उन्हीं को हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे हम आपसे कहें कि यहाँ पर माना lmn एक्स वाई जेड के फलन या अचर राशियां हों, ठीक है, तब समीकरण 1 में अनुपात समानुपात का सिद्धांत लगा देते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है भाई, डी एक्स अपॉन पी, डी वाई अपॉन क्यू और डी जेड अपॉन आर है जो, उसमें हम एल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स से, तो एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर, ठीक है। ये हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं अगर ऊपर नीचे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एलिमेंट, और इस प्रकार हो कि नीचे वाली वैल्यू, ठीक है, हमें एलिमेंट लेना ही ऐसे है। आप याद रखिए कि हमें एल एम एन का चुनाव भी ऐसा करना है कि नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। यानी कि एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर बराबर 0 हो जाए। जब ये नीचे वाली वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये 0 वाली वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई होगी, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये आपके पास जो टर्म है वो मान लेते हैं कि ये यथार्थ में है
तो ये du बराबर 0 और u बराबर क्या आ जाएगा C1, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी जो संपूर्ण हल का एक भाग हो जाएगा। ऐसे हम हमारे पास एलिमेंट के साथ अलावा कोई और भी हम वैल्यू चेक करेंगे, जैसे L डैश M डैश N डैश मान लो, या L1 M1 N1 मान लो, उनको हम चेक करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और वो वैल्यू भी नीचे वाली वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और नीचे वाली वैल्यू 0 होने पर हम इसका एक सॉल्यूशन और निकाल सकेंगे। ठीक है, तो ये जो मेथड है आपको तभी समझ में आएगा जब आप एक एग्जांपल कर लेंगे, क्वेश्चन इस पर बेस करेंगे। तो मैं भी आपको क्वेश्चन पे करा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हम क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस। तो कैसे है वो क्वेश्चन, हमारा एग्जांपल ही हमारे पास, इस पर देखिए आप, हमारे पास dx अपॉन x वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, dy अपॉन y जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और dz अपॉन जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास जो टर्म है इस पर बेस है। तो देखिए, ठीक है, तो इसमें देखिए आप, हम एक काम करते हैं कि देखो हम अगर नीचे वाले टर्म को देखो, अब नीचे वाले टर्म को हमें 0 बनाना है, तो x इंटू वाई स्क्वायर है, ठीक है, y इंटू जेड स्क्वायर है। अब मैं इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको y से उसको z से, तो देखो आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस के एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर अगर मैं यहाँ पर y से मल्टीप्लाई करता हूँ तो। ठीक है, तो आप नीचे वाले टर्म को पहले 0 बना के देख लो किससे 0 बन रही है। एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करता हूँ अगर मैं, तो देखिए आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, चलो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, एक्स वाई जेड को एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड को गुणक लेने पर, ठीक है, तो ऊपर तो क्या हो जाएगा आपके पास भाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर, डी वाई वाई जेड स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और डी जेड एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, मैं ऊपर मल्टीप्लाई किया एक्स से, तो क्या हो गया एक्स डी एक्स। ठीक है, और मैं जोड़ने पर गुणा लूंगा, जोड़ूंगा, क्योंकि मुझे किससे 0 बन रहा है, हो सकता है घटाने से 0 बन जाए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने तीनों को जोड़ रहा ही है। अगर मान लो y है, y को माइनस करने से ये 0 बन रहा है, और इन दोनों को जोड़ने से 0 बन रहा है, तो आप x dx माइनस y dy और प्लस z dz, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं आप, x dx माइनस y dy प्लस z dz, या जो भी, अगर मान लो z बन रहा है माइनस करने से तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसा ही बन रहा है, किसी भी तरीके से बन रहा है, वैसे हमको नीचे वाले टर्म को क्या बनाना है 0 बनाना है। तो ऊपर देखिए हमने इस बार जो 0 बन रहा है वो तीनों को एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करके और ऐड करके बन रहा है। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स से, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अंदर से मल्टीप्लाई कर दूँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस यहाँ वाई से मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इससे कैंसिल, तो नीचे 0 बन गया। ठीक है, तो नीचे 0 बन गया, तो उस टर्म को हम यहाँ पर ले लेते हैं, यानी कि ये जो टर्म बन गई वो ऐसे बन गई 0। अब जब ये चीज 0 बन गई तो ये 0 जिससे मल्टीप्लाई होगी, चाहे इससे, इससे या फिर इससे, किससे 0 से मल्टीप्लाई होगी, तिरछा गुणा, यानी कि साइड में मल्टीप्लाई करेंगे वजह गुणा, तो ये ऊपर टर्म जो है वो 0 के बराबर आ जाएगी, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड बराबर 0 आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो समाकल करके हो सकता है। ठीक है, या तो आप सीधे समाकल कर दो तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई 2 और जेड स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो उससे कर लो, या फिर सबको x से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का समाकल क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर है, सॉरी
2x समाकल क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, तो वो आ जाएगी टर्म। आप समाकल कर लो सीधा सीधा, ठीक है, क्योंकि आप क्यों और किसी उल्टा सीधे चक्कर में पड़ो, मतलब वो तरीका सही है, हम उसको एग्जैक्ट इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है, वो भी तरीका कोई अलग नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 बराबर 0, ठीक है। और सबकी तरफ से अगर 2 कॉमन आ गया और वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे 0 का समाकलन करने पर क्या आएगा, C1 ही तो आएगा, ठीक है। आगे समझ में एक तरीका, यानी कि एक समीकरण आपके पास ये बन गई, और ऐसे हमें एक समीकरण और निकालनी है जिसमें भी नीचे 0 बन जाए, ठीक है। ऐसा तरीका हमें एक और निकालना है जिसमें नीचे क्या बन जाए, 0 बन जाए। उसको हम कैसे बनाएंगे, तो आप देखिए, अब हम 1/x 1/y और 1/z को गुणक लेते हैं, ठीक है। 1/x 1/y 1/z, यानी कि ऊपर भी क्या हो जाएगा, देखिए dx x वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। या तो 0 बन जाए, और अगर मान लो किसी तरीके से 0 नहीं बन रहा है तो ऐसा सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाए जिससे हम आसानी से क्या कर सकें, उसका समाकल कर सकें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने लिया है 1/x यानी कि dx अपॉन x, और 1/x करने पर चाहे आप नीचे x से मल्टीप्लाई करो, ठीक है भाई, x से आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे लास्ट टर्म में, आप क्या करो 1/x करो, यानी कि dx अपॉन x, और जो 1/x करोगे वो तो x स्क्वायर साथ जाएगा ही जाएगा, जो नीचे x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, आप 1/x करोगे, मैं बताता हूँ ओपनली कि क्या हो जाएगा। 1/x का मतलब हो जाएगा x से, ठीक है, ये हो जाएगी टर्म y/y, यानी कि आप यहाँ से y को हटा रहे हो बाहर से, ठीक है, तब भी ये 0 बनेगा, क्योंकि या तो एक y को मल्टीप्लाई करना या फिर हटाना, मतलब कि या तो आपने मल्टीप्लाई किया, इस बार आपने हटा दिया, तब भी 0 बनेगा नीचे, क्योंकि वाई स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पे माइनस का, एक्स स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का, और जेड स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का, तो सब वैल्यू आपस में हट जाएंगी, ठीक है, आपको चली गया पता। तो ये ऊपर क्या बच जाएगा, dx अपॉन एक्स dy अपॉन वाई और dz अपॉन जेड अपॉन 0, और इसका जो क्या सोल्यूशन क्या हो जाएगा, dx अपॉन एक्स प्लस dy अपॉन वाई प्लस dz अपॉन जेड बराबर 0, ठीक है। तो समाकल कर दो आप, समाकल करने पर log x log y और log z, ठीक है, बराबर 0, समाकल करोगे log x 0 हो जाएगा, या फिर हम कहें तो log ऑफ c2, log 0 नहीं होगा, 0 का भी तो समाकल होगा, वो क्या आएगा, x अचर आएगा। अब यहाँ पर x log से हटा दो, log x प्लस x y z, ठीक है, प्लस नहीं आएगा, log x y z, और यहाँ पे क्या आएगा log c2, तो log से log कैंसिल, x y z बराबर c2, ये आ गया आपका सेकंड नंबर, यानी कि दूसरा हल, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 व 2 मिलकर समीकरण का संपूर्ण हल हो गए, संपूर्ण हल प्रदान करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हमारे पास जो सवाल है कंप्लीट हुआ। ऐसे आपको सारे सवाल करने हैं, आपको खुद से सोचना है कि कैसे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किससे करें जिससे बीच वाली वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो आप देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि नीचे वैल्यू 0 बन जाए, जिससे
ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो इस ऊपर वाली वैल्यू को भी हम 0 बनाकर और इजीली क्या कर सकें, समाकल कर सकें और इससे हमारा क्या है आंसर आ जाए और ये दोनों XYZ के फलन हो जाएं और हो जाएंगे तो इससे हमारे पास क्या है इजीली इन दोनों को मिलाकर संपूर्ण हल मिल जाएगा। ठीक है, दोनों को मिलाकर मिलना चाहिए, 2 हल यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।